जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी का पी वाई क्यू या विगत वर्षों में एमपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी जो सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, आज हमारी जो लेक्चर नंबर चौथा है तो उसको आज हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता से पूर्व वे रियासत जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। ठीक है, कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो हमने देखा दोस्तों 552 रियासतें थी। ठीक है, जिसके बाद हमने 500 जो 49 रियासतों का विलीनीकरण कर लिया था, जिसमें तीन बची थी। हैदराबाद बची थी और जम्मू कश्मीर बची थी और गुजरात की बची थी। तो इसके साथ दोस्तों जूनागढ़ रियासत। तो इन तीन रियासतों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता से पूर्व 21 तोपों की सलामी जिन्हें ब्रिटिश सरकार देती थी। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन क्या है? बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर। फिर बी है बड़ौदा, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। ठीक है, फिर ग्वालियर, हैदराबाद, नागपुर, जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, जम्मू कश्मीर, ग्वालियर और मैसूर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा, जहाँ पे गायकवाड़ राजवंश शासन कर रहा था। ग्वालियर में सिंधिया, हैदराबाद में निजाम थे और जम्मू कश्मीर में दोस्तों हरि सिंह का शासन था। और जो मैसूर था दोस्तों, ये रियासत भी कौन कहाँ थी? दक्षिण भारत की थी। तो इन रियासतों में क्या होती थी कि इन्होंने जो 1857 के संग्राम की अगर हम बात करें, उससे लेकर 1947 तक जो भारत की आज़ादी, तो इस समय इन सभी रियासतों ने क्या करा था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। ठीक है, जिसमें हम ग्वालियर के सिंधिया वंश के राजवाड़ देखते हैं। ठीक है, फिर हैदराबाद के निजामों के बारे में देखते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ के बारे में देखते हैं। तो इन सभी ने क्या किया था? अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का काफी ज्यादा समर्थन किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड में हस्तांतरण, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो कमाई होती थी उसको क्या ब्रिटेन वाले या जो ब्रिटिश सरकार के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो जनरल थे, वो सभी कहाँ ले जाते थे? अपनी संपत्ति को ब्रिटेन ले जाते थे। तो ये क्या होता था? हमारे देश से कमाते थे और ले जाते थे वहाँ। तो इसे क्या आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, फिर बी क्या है कि पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिकों तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन व पेंशन के रूप में होता था। बिल्कुल, कि हमारे यहाँ काम करेंगे, हमारे यहाँ से ही पेमेंट लेंगे, लेकिन उस पेमेंट से जो खरीदारी होगी वो इंग्लैंड में होगी। उस पेमेंट का जो जमा होगा वो पूंजी कहाँ? इंग्लैंड के बैंक में होगी। तो इससे विकास किसका हो रहा था? इससे विकास दोस्तों किसका हो रहा था? इंग्लैंड का हो रहा था। तो यही आर्थिक निष्कासन था। तो इसका आधार वेतन एवं पेंशन भी हुआ। फिर इसका तीसरा है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया और आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया। तो दोस्तों, इसका आंसर सी यहाँ पे दे रहे हैं कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, ये भी दोस्तों सही है। पर पीएससी ने इसको आंसर दिया है, वो क्यों दिया है दोस्तों उसकी जानकारी नहीं है। पर यह बात भी सत्य है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। ठीक है, आ, जो वहां का निम्न सदन थे उसके सदस्य थे और उन्होंने फिंसबरी से, ठीक है, फिंसबरी से चुनाव जीता था। ठीक है, और आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक के माध्यम से उन्होंने आर्थिक निष्कासन के बारे में बतलाया। तो दोस्तों, इसके जो आंसर है, ठीक है, ये चारों सत्य है, जिसमें से ये इसका जो आयोग ने माना था कि दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सिद्धांत का ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये भी सत्य है, पर ये जानकारी अभी तक मिल नहीं रही है कि किसने किया था जो आयोग के विपरीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था दोस्तों? शारदा सदन की स्थापना करी थी और आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की भी स्थापना किसने करी थी? पंडित रामाबाई ने।
इनका जो दोस्तों क्या थी, ये भारत की एक समाज सुधारक रही, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, समाज में समता स्थापना करने के लिए इन्होंने क्या किया था, काफी ज्यादा सुधार किया था। तो आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना किसने, पंडिता रमाबाई ने करी थी महाराष्ट्र में। फिर एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और भारत में होम रूल आंदोलन को लागू करने में इनका योगदान रहा। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। फिर दोस्तों इसके बाद सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे संविधान सभा की सदस्य रही थी। ये हमारी मतलब क्रांतिकारी जो भारत में आंदोलन था उसमें भी इन्होंने योगदान दिया। उसके साथ ही दोस्तों ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है, वो सॉरी यूपी की पहली महिला राज्यपाल रही। ठीक है, ये इनकी विशेषता। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाबाई फुले की ये पत्नी थी दोस्तों। इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया था, महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी और जो समाज में समता स्थापना करना या दलितों के उद्धार, उसके संबंध में इन्होंने काम किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह का उनके काल के अनुसार क्या करिए, मिलान करिए। तो सन्यासी आंदोलन, भूमिज आंदोलन, कोल आंदोलन और मोपला आंदोलन। तो दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा पहले का बी। ठीक है, सन्यासी आंदोलन 1763 से लेकर 1800 तक चला था। ठीक है, सन्यासी आंदोलन। ठीक, कहाँ चला था दोस्तों, बंगाल एवं बिहार में। फिर दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का है भूमिज आंदोलन। भूमिज आंदोलन 1832 से 33 एक साल के लिए चला था। ठीक, ये भी कहाँ चला था दोस्तों, बंगाल में। फिर कोल विद्रोह दोस्तों, ये झारखंड में चला था 1831-32 में। ठीक है, ये झारखंड में चला था, कोल जनजाति के द्वारा किया गया था। और जो मोपला विद्रोह, ये कहाँ हुआ था दोस्तों, 1836 से 40 में। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में ये हुआ था, मोपला विद्रोह। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आंदोलन के बारे में ये होता है, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास के संबंध में जब क्वेश्चन आते हैं तो आंदोलन से निश्चित रूप से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, एनजी रंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है, एनजी रंगा। ठीक है, अब चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1917 में। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने बिहार में आंदोलन के लिए इनको क्या हुआ था, बुलाया था। 3 कठिया पद्धति को लेकर हुआ था, 3/20 ठीक है, कि नील की खेती करनी रहती थी। ठीक है, 3/20 भाग पे अनिवार्य रूप से इसके विरोध में क्या किया था, रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। और महात्मा गांधी का पहला जो चंपारण आंदोलन था दोस्तों भारत में, ठीक, भारत भूमि पर आने के बाद में। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को एक और दूसरे को कारण कहा गया, उनके नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था, ये सही है बिल्कुल, कि एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल का अर्थ इस प्रकार से समझिए कि हम अपना शासन स्वयं करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति हमको ये नहीं बतलाएगा कि किस प्रकार से शासन किया जाना चाहिए। तो एनी बेसेंट ने, ठीक है, आयरलैंड में होम रूल जो आंदोलन चला था उसकी तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन को संगठित किया था, जिसमें भारत के जो बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़ गए थे। फिर बी, इसका कारण क्या है, एक नारे के आधार पर सभी वर्ग के लोगों को संगठित करना चाहती। तो होम रूल के आधार पर इन्होंने सबको संगठित करना चाहा। तो इसके दोस्तों आंसर ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नेता लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर रहा। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में अध्यक्षता करी, लाहौर अधिवेशन। अबुल कलाम आजाद ही ऐसे जो रहे दोस्तों, लगातार 6 वर्ष शासन रहा इनका, 1942 से लेकर 1948 तक। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी 1942 से लेकर 1948 तक। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893, ठीक है, और 1906, ये 3 बार रहे।
ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या हुआ था, भारत का झंडा वंदन किया गया था। तो ये उसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रारंभ में शुरू किए गए नीचे कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों DCBA। डी मतलब लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, फिर सी विलियम बेंटिक, फिर बी हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ, और फिर हो जाएगा आकलैंड। अब इनका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों कि जो लॉर्ड एमहर्स्ट है दोस्तों, जिसमें विलियम बेंटिक का दोस्तों 1828 से लेके 1835, ठीक है, एमहर्स्ट 18 से लेके 1828, ठीक है, और जो मेटकाफ का दोस्तों हो जाएगा 1935 से लेके 1835 से लेके 1836, और लॉर्ड आकलैंड का हो जाएगा दोस्तों 36 से लेके 42, 1836 से लेके 1842, ये टाइम पीरियड हो गया। तो दोस्तों 1823 से लेकर 28 तक एमहर्स्ट, एमहर्स्ट के बाद आया विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग के बाद 35-36 में मेटकॉफ ने शासन किया, मेटकॉफ के बाद 36 से लेकर 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड आए। तो DCBA इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका जो हाल फिलहाल भारत सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया है, श्री विजयपुरम इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो यहाँ एक जेल हुआ करती थी दोस्तों, सेलुलर जेल, ये यहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी, ठीक है, सेलुलर जेल। तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी एक कैदी के द्वारा, एक पठान कैदी था, ठीक, एक पठान कैदी ने किसकी हत्या कर दी थी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि कभी भी आपके एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तिलक स्वराज फंड के दौरान खालिस्तान के द्वारा बनाया गया था, असहयोग आंदोलन, बारदोली आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक एवं स्वराज फंड को क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि भारत को आजाद कराने के लिए जिस फंड की आवश्यकता थी, तो इसमें काफी सारे लोगों ने क्या किया था, दान किया था। असहयोग आंदोलन कब लाया गया था दोस्तों, ये 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक, लाया गया था। इसे निरस्त कब कर दिया था, 2005 फरवरी, ठीक, 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण दोस्तों इसको क्या कर दिया था, चोरा चोरी कांड के कारण इसको क्या कर दिया था, गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो जब गांधी जी ने इस आंदोलन को निरस्त किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये जो सजा है, मतलब इस प्रकार से आंदोलन को निरस्त करना कि कश्मीर की जो सजा कन्याकुमारी को देना, गलती चंद लोगों की थी, उसके विरोध में इतना बड़ा आंदोलन जो भारत को आजाद करा सकता था, एक बड़ी भूल सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को माना है, गांधी जी के माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ये कथन किसका है, ठीक है, तो ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का ही है, ठीक है, कि गांधी मर सकता है लेकिन महात्मा गांधी नहीं, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ही कहा था। फ्रैंक मोरिस जो थे दोस्तों, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। जब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहां पे गए थे, जब ये सीढ़ी चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसके शरीर पे ज्यादा मांस भी नहीं है, सिर्फ धोती धारण किया है, तो इन्हें अर्धनग्न फकीर की इन्होंने संज्ञा दी थी। और जो लुई फिशर थे दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार, इन्होंने महानतम, अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इनका कहना था मेरे द्वारा देखे गए लोगों में, ठीक, गांधी जी को इन्होंने महानतम कहा, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपसे क्या हो सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो महात्मा गांधी, गांधी बाद मर सकता, गांधी नहीं, महात्मा गांधी का। फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। और लुई फिशर ने क्या कहा था कि अभी तक देखे गए लोगों में अभी तक जो सबसे महान व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना कब कर किसने करी थी, तो श्रीधरलू नायडू, शिवनाथ शास्त्री, बुचिहा पुतंतु और आर वेंकटरमन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर नायडू ने दक्षिण भारत में किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अब देखते हैं दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो 1828 में किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक, राजा राम मोहन राय ने करी थी। फिर इसके बाद इसमें विभाजन हो गया था राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। फिर 1868 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था, 1868 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी। फिर इसी ब्रह्म समाज में एक और फूट हुई जिसे केशव चंद्र सेन ने क्या कर दिया था दोस्तों, इसमें भारतीय ब्रह्म समाज जोड़ दिया था। इन्होंने अलग ब्रह्म समाज बना ली थी, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, और ये ब्रह्म समाज का दोस्तों उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि सती प्रथा की अंत करना। ठीक है, उसके बाद जो समाज में विषमता है, महिलाओं की शिक्षा को उद्धार करना, इस प्रकार से इसके सभी टारगेट रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1940 में क्या किया था दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, किसके विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। अगस्त प्रस्ताव जो लाए थे ब्रिटिश शासकों द्वारा, इसके विरोध में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे और तीसरे जो सत्याग्रही जो थे दोस्तों वो ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कुछ इतिहासकार है और उनकी कृतियों को मिलाइए। तो इसका सीधा हम दोस्तों आंसर देख लेते हैं। पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है, चौथे का बी। तो पार्थ चटर्जी का पहले का सी, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। ठीक है, पार्थ चटर्जी की कौन सी बुक है, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स। फिर दूसरा है दोस्तों दीपेश चक्रवर्ती की प्रोवियालेंस यूरोप, प्रोवियालेंसिंग यूरोप, ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, दीपेश चक्रवर्ती की। फिर तीसरा हो जाएगा दोस्तों अजय स्कारिया की, अजय स्कारिया के तीसरे का डी हो जाएगा हाइब्रिड हिस्ट्रीज। ठीक, और रंजीत गुहा की डोमिनेंस विदाउट हेगेमनी। ठीक है, डोमिनेंस विदाउट हेगेमनी, ये इनका हो जाएगा। ये पूछ लेते हैं दोस्तों कभी कभी इतिहास में इस प्रकार की किताबें भी। ये जहाँ तक ये थोड़े डीप क्वेश्चन है, क्योंकि हम इन किताबों के बारे में दोस्तों कम ही सुनते हैं ना। तो ये कोई इतिहास का जो छात्र है उसको जरूर नेट सेट दे रहा होगा या फिर जो एटी का एग्जाम दे रहा होगा, तो उसके लिए थोड़े क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ पीएससी के बारे में है तो उसमें क्या है, इन क्वेश्चन की अप्रोच अब कम हो चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी। ठीक है, मलाया मलाया, ठीक है, सिंगापुर सिंगापुर। तो दोस्तों आंसर 42-43 भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1943, कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके साथ ही इस सरकार की एक विशेषता और थी दोस्तों कि इसे 10 बड़े देशों ने क्या करा था, समर्थन करा था। ठीक है, जिसमें 10 बड़े देश कौन थे, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली जैसे बस और क्रोएशिया, इस प्रकार से 10 बड़े देशों ने क्या करा था दोस्तों, समर्थन किया था। तो सिंगापुर में किसने बनाई थी दोस्तों, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और भारत में, भारत के मतलब स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए विदेश में पहली अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था दोस्तों, काबुल में, 1915 में। काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने क्या करा था,
भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसमें जो राजा महेंद्र प्रताप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और पीएम किसको बनाया गया था, मौलाना बरकतुल्लाह को। मौलाना बरकतुल्लाह को इसका क्या प्रधानमंत्री बनाया गया था। काबुल में गठित हुई अस्थायी सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। ठीक है, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। कि सहायक सहायक संधि के संबंध में क्वेश्चन है कि सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। फिर बी आंसर हो जाएगा, सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी रियासतों के मध्य संधि हुई। फिर देसी रियासतों ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, सत्य नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का उचित न्याय उठाना स्वीकार किया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी, दी थी दोस्तों, ठीक, अनुमति प्रदान करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि ये छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, इनकी सुरक्षा की चिंता का विषय हुआ करता था, क्योंकि भारत में कौन अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, अगर कोई आपको आक्रमण करेगा तो आप आपकी सेना गठित ना करके हमारी सेना रखिए। उससे क्या होगा कि बस आप हमको फंड दीजिएगा और अपने राज्य में हमारी सेना रखने दीजिएगा, उनका खर्चा उठाइए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों, वेलेजली ने क्या करा था, सहायक संधि करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यंग बंगाल संस्था की स्थापना किसने करी। राजा राम मोहन राय, हेनरी बेबन डेविडो, राधाकांत दवे और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों 1784 में बंगाल में, ठीक है, हेनरी बीबी डेरिजियो के नेतृत्व में क्या हुआ था, यंग बंगाल आंदोलन था। इसका जो आधार था और उद्देश्य था कि लोगों में नई चेतना प्रसारित करना, जिसमें स्वतंत्रता की बात की, महिला स्वतंत्र होगी, महिला को भी शिक्षा मिलना चाहिए, और समाज में विषमता नहीं है, हमको समाज में कुछ भी करने की क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। तो जो हेनरी डेरिजियो थे, ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, जिसमें स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था, भारत में आंदोलन की स्थापना करी थी। ये आंदोलन ज्यादा दिन टिक नहीं सका, क्योंकि हेनरी बेबन डेरिजियो की जल्दी ही क्या मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों को क्या हो मानने लगे थे, ये ज्यादा ही उत्पाद करने लगे थे। ठीक है, चौराहे पे बैठ के जो यंग बंगाल के जो सदस्य थे शराब पीने लगे। और ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में इनके खिलाफ क्या हुआ, विद्रोह उत्पन्न हो गया था, इसलिए ये समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा का समय चुनिए। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो दोस्तों ये 390 किलोमीटर की यात्रा थी गांधी जी की। ठीक है, कहाँ, नमक कानून तोड़ने के लिए। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ तक, दांडी तक। 390 किलोमीटर या 240 मील की यात्रा थी, और गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे। तो ये से क्या बोला जाता है दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कहा जाता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ऑप्शन है हमारे, न्यू इंडिया होम रूल, न्यू इंडिया कॉमन बिल यंग इंडिया और न्यू इंडिया यंग इंडिया। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे कॉमन बिल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे न्यू इंडिया आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी न्यू इंडिया आ रहा है, पर दोनों के जब मैच करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑप्शन में दोनों ऐसे रहे कि वो दोनों एनिवेसेंट के। इसमें कौन सा है दोस्तों, न्यू इंडिया और कॉमन बिल। इन दोनों पत्र को संपादन किसने किया था दोस्तों, एनिवेसेंट ने किया था। एनिवेसेंट कौन थी, कांग्रेस की सदस्य थी। ठीक, कांग्रेस की सदस्य थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर ये यंग इंडिया है ना दोस्तों, ये है महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्र। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा पत्र है। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा है।
जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। महादेव देसाई ने उसका क्या अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, मसरूल हसन ने कहा था कि मुसलमान जो वर्ग था पहले, ठीक है, इसमें क्या होता है कि नया मध्यम वर्ग उदय हो रहा था। नया मध्यम वर्ग जो पढ़ लिख रहे थे, ठीक है, जिनके पास पूंजी आ रही थी, ठीक, संपन्नता आ रही थी, ये लोग विदेश भी जा रहे थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, इस प्रकार के जो थे दोस्तों, गजनफर अली। तो इनका ही कारण उदय, जी, इस वर्ग के उदय का कारण इन्हीं को माना है किसने, मसरूल हसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर पुस्तक का प्रकाशित वर्ष कब है। 95, 1905, 1915, 1899। तो दोस्तों ये 1905 में प्रकाशित हुई थी। किसने करी थी, अरविंद घोष ने। ठीक, अरविंद घोष कौन, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता रहे। ठीक है, इन्होंने ओरी विले आश्रम की स्थापना करी। ओरी विले आश्रम की स्थापना करी कहाँ पे, पांडिचेरी में। ठीक है, इनकी एक पुस्तकों का नाम क्या है, सावित्री है। ठीक, न्यू लैंप फॉर ओल्ड्स। ठीक, इस प्रकार अरविंद घोष ने भवानी मंदिर कब की पत्रिका कब पुस्तक कब प्रकाशित करी थी दोस्तों, 1905 में। सावित्री है, ठीक है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड्स, मदर, इस प्रकार की काफी सारी किताबें किसकी है, अरविंद घोष की है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, ठीक है, 23 मार्च 1941 को पाकिस्तान प्रस्ताव, 15 अक्टूबर को तृतीय गोलमेज सम्मेलन और 13 मार्च को पूना समझौता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता था, ये सही है। इसमें 23 मार्च की जगह पाकिस्तान प्रस्ताव आ जाएगा दोस्तों 22 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त की गई थी। दास प्रथा, ठीक, दास कौन होते थे कि जो जिन्हें मजदूरी कराते थे, उसके वजह उन्हें पूंजी भी नहीं दी जाती थी, उनका शोषण किया जाता था, वो क्या कहलाते थे, दास कहलाते थे। तो दोस्तों 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का समाप्त किया था। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों, ठीक है, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, सती प्रथा पे राजा राममोहन के साथ, राय के साथ में इन्होंने क्या किया था, उस पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1880 में गठित अकाल आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, सर जॉन कैम्पबेल, रिचर्ड स्ट्रेची, एंटनी मैकडोनाल्ड और जेम्स लॉयल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड स्ट्रेची, स्ट्रेची। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची 1880 में गठित अकाल आयोग के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा था। ठीक है, मतलब एक को अंग्रेजी भी पूछ सकते हैं आपको, या यूरोपीय भाषा, अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम ग्रंथ या यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था। तो दोस्तों वो कौन था, भगवद गीता था। भगवद गीता का चार्ल्स विल्किंस के ने चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, अंग्रेजी में या यूनानी जो यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था, यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, ये कुमाम संभवम दोस्तों किसकी, अपने कालिदास की रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी दोस्तों किसकी है, कालिदास की रचना है। तो भगवद गीता थी दोस्तों जिसका अनुवाद किसमें किया गया था, प्रथम जो यूरोपीय भाषा में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन से अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे, तो आपकी जो तैयारी बहुत पेनी हो जाएगी और आपकी जो सफलता जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी, इसी में आशा करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों।